बच्चे हम सब के लिए सबसे ज़्यादा अजीज होते हैं और सबसे ज़्यादा अगर हम किसी की के लिए कंसर्न होते हैं तो वो हमारे बच्चे ही हैं। उनके हेल्थ को लेके हम बहुत कंसर्न रहते हैं और कई बार बहुत कंफ्यूज्ड भी रहते हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे पास दिमाग में बहुत सी क्वेरीज रहती है, बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं उनके हेल्थ से रिलेटेड, जिसके समाधान हम ढूंढते हैं। कई बार वो हमें मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं। उसमें से कुछ प्रश्नों के जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके समाधान आज आपको मिलेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ धनबाद क्षेत्र के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जयेश हमारे साथ हैं। डॉक्टर जयेश धनबाद में और झरिया में प्रसाद क्लिनिक और इनका हाउसिंग बोर्ड धनबाद में भी अपनी सेवाएं देते हैं। और इनके प्रसाद क्लिनिक के बारे में बता दूं मैं कि ये काफ़ी जाना माना क्लिनिक है और ये 24/7 अवेलेबल है। तो किसी भी समय आप जाएंगे वहाँ आपको उचित चिकित्सा मिलेगी, बहुत ही उचित, बहुत ही कम खर्च पे अच्छी चिकित्सा मिलेगी। और साथ ही जो आजकल लोगों के दिमाग में डर होता है हॉस्पिटल का, वो हॉस्पिटल वाला इन्वायरमेंट आपको नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि सारी सुविधाओं के साथ आप कहीं किसी घर में, किसी होमली प्लेस पे अपना इलाज करा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ धनबाद या झरिया, आसपास के क्षेत्रों के लोग भी अपने बच्चों से रिलेटेड समस्याएं लेके वहाँ आते हैं और उन्हें अच्छा इलाज मिलता है। और साथ ही कोरोना के टाइम उस क्लिनिक ने काफ़ी ह्यूमन दृष्टिकोण अपनाया। बहुत से जहाँ बहुत से हॉस्पिटल्स पेशेंट्स को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, वहाँ इन्होंने काफ़ी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया, काफ़ी बच्चों को बचाया। तो डॉक्टर जयेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज अपना समय देने के लिए। तो बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा क्योंकि सर का समय थोड़ा लिमिटेड है, तो मैं जल्दी से पूछूंगा। सबसे पहले मैंने कोरोना की बात की, तो सर एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में है कि क्या कोरोना के बाद बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, या हमें ऐसा लग रहा है, या बच्चों के स्वास्थ्य में कोरोना के बाद वाकई कोई बदलाव आया है? सबसे पहले तो मैं प्रमोद जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया है और आज कुछ सवालात हैं ऐसे, उनके क्वेश्चन हैं जिसका हम जवाब देना चाहेंगे। कोशिश करूंगा मैं कि कुछ हद तक इन जो भी क्वेश्चन इनके रहेंगे उसको जवाब दूं। तो इनका क्वेश्चन ये था कि कोरोना के बाद क्या बच्चों के स्वास्थ्य में कुछ बदलाव आया है क्या। तो देखिए, कोरोना जो था, कोरोना एक बहुत ही ख़राब समय था। वो एक वायरस था और ऐसा नहीं है कि अभी भी कोरोना है, बिल्कुल, और हमें भी दिन पे दिन उसका प्रारूप चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, लेकिन कोरोना अभी भी इन्वायरमेंट में है। और बच्चों में खासकर हम लोग जो देखते हैं कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, सिर्फ कोरोना ही क्यों, अभी आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे चांदीपुरा वायरस भी एक आया है जिसका आउटब्रेक गुजरात वगैरह में बच्चों में देखा गया है। तो बच्चों में वायरस का प्रेजेंटेशन बहुत अलग रहता है। नॉर्मली सर्दी, खांसी, बुखार, इन चीज़ों पे तो साथ में, जैसे चांदीपुरा में हम लोग देख रहे हैं कि जो एक नया बिल्कुल वायरस है वो इंसेफ्लाइटिस कर रहा है, मतलब बुखार के साथ में बच्चों को तड़का आ रहा है, चमक जा रहे हैं बच्चे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं और वायरस का बहुत सारा प्रारूप है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर कोई भी बच्चा अगर हम लोग के पास हो जो वैक्सीनेटेड है, जिसका टीकाकरण हुआ है, नियमित टीकाकरण हुआ है, तो वो बच्चे कम बीमार पड़ेंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है और जिनका केयर अच्छा होता है और जिनका प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, जो हेल्दी रहते हैं, तो उनमें कोई भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो तो बीमार कम पड़ेंगे और उनको दवा की भी ज़रूरत कम पड़ेगी। अगर बीमार पड़ते भी हैं तो उनकी रिकवरी बहुत अच्छी रहती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इससे बहुत लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, जो अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है लोगों के दिमाग में। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अगला मैं पूछता हूँ कि क्या कोई तरीका है जिससे बच्चों की, जो हम कहते हैं इम्यूनिटी, उसको बढ़ाया जा सकता है? बहुत से लोगों को लगता है कि ऐसा कोई तरीका है नहीं है, बहुत से लोग कई तरीके बताते भी हैं अक्सर। सो क्या कोई तरीका है जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यूनिटी, उसको हम बिल्डअप कर सकते हैं सर? देखिए, अगर बच्चों को हम लोग देखें तो ऐसा कहते हैं कि आप उनको एज वाइज हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि आपका बच्चा किस एज में आता है, उस हिसाब से उसकी प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी निर्भर करती है। अगर कोई बच्चा सपोज करिए नवजात है या पहले 1 महीने में है, जन्म से 1 महीना तक, तो स्वाभाविक है कोई भी बच्चा हो उसकी उस समय, उस दौरान इम्यूनिटी पावर लो ही रहती है आपको, क्योंकि उस समय अगर बेस्ट ये रहता है कि उसको माँ का दूध मिले। माँ का दूध में अगर किसी बच्चे को भी मिलता है तो उसकी इम्यूनिटी पावर डब्बे दूध से ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि माँ के दूध में ऐसी चीज़ें मिलती हैं बच्चे को जिससे उसकी आगे भी जाके बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और बीमार कम पड़ते हैं। उसके बाद पहला साल में जो जो भी बीमारियाँ होती हैं उनसे बचाने के लिए हमारे पास टीकाकरण है, जो सरकार ने भी बनाया है, हमारे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने भी बनाया है, जिसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हम लोग बोलते हैं।
उस शेड्यूल के हिसाब से अगर आप नियमित टीकाकरण कराएं तो बच्चों को इम्यूनिटी बहुत अच्छी मिलती है, बच्चे बीमार कम पड़ते हैं। तीसरी चीज़ है कि बच्चों का कोई भी बच्चा हो उसको भी अगर आप नियमित तौर पे किसी भी अच्छे डॉक्टर से दिखाएं तो उसमें ज़रूरी ये होता है कि उसका वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो उनका वेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो सबसे अच्छा अगर वो प्रॉपर वेट गेन कर रहे हैं और न्यूट्रिशन उनको प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं। अगर वेट गेन है, अगर बहुत बार बच्चे ऐसे आते हैं हमारे पास जो अंडर वेट रहते हैं या माल नरिश्ड रहते हैं, मतलब न्यूट्रिशन उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा हो, बहुत सारे विटामिन की कमी होती है, तो ये बच्चे स्वाभाविक है कि इनका इम्यूनिटी पावर लो रहता है। उनको सर्दी खांसी बराबर होगी, अगर सर्दी खांसी होगा तो तुरंत तेज़ बुखार आएगा, तेज़ बुखार आएगा तो अगर इम्यूनिटी लो है तो निमोनिया में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, बहुत जल्दी सीरियस भी हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वाकई इम्यूनिटी पावर उसका कैसा है। तो इम्यूनिटी पावर, हाँ, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो 3 चीज़ें मैं बोलूँ, एक टीकाकरण, दूसरा हुआ कि उनको कैसा आप न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तीसरा हो गया उनका वेट गेन एडुकेट होना चाहिए। अगर इन चीज़ों पे अगर शुरू से ही ध्यान दिया जाए, जैसे 6 महीने के बाद बच्चों को आजकल हम लोग देखते हैं कि जब जो हम लोग वीनिंग फेज बोलते हैं, मैंने बच्चों को जब खाना पीना का समय आ जाता है तो उस समय आजकल जो ट्रेंड है कि माँ का दूध कम हुआ तो तुरंत उसको फिर काउ मिल्क पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो अगर हम लोग भी सबको यही एडवाइस करते हैं, पेरेंट्स को भी यही एडवाइस करते हैं, काउ मिल्क अगर आप लेट इंट्रोड्यूस करें और बच्चों को उस समय से ही अगर प्रॉपर डाइट देने लगे, खाना देने लगे, जैसे दाल का पानी है, दलिया है, खिचड़ी है, और धीरे धीरे करके उसको एक प्रॉपर डाइट पे हम ले आए, 1 साल 1.5 साल तक बच्चा प्रॉपर खाना खाने लगे, तो वो बच्चा का ऐसे भी उनका इम्यूनिटी अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो सारे सीरियस मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं, वेट गेन उनका प्रॉपर होता है, बीमार कम पड़ते हैं और इम्यूनिटी अच्छा डेवलप कर जाता है। जी, थैंक यू सर, इससे लोगों को बहुत जानकारी मिलेगी, वो लोग इसको अपना कर जो बच्चों की इम्यूनिटी है उसको बढ़ा भी सकेंगे। अगला क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक लोगों के दिमाग में डर बैठ गया है कि एंटीबायोटिक से बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। उनका कहना है कि कई बार जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो निश्चित ही एंटीबायोटिक लिखते हैं, कई बार एंटीबायोटिक को चेंज कर देते हैं, और ऐसा बहुत से जो अल्टरनेट प्रैक्टिशनर्स हैं उनका भी ये कहना रहा है कि एंटीबायोटिक्स बच्चों को नहीं देना चाहिए। तो क्या ये सच है या क्या सिर्फ एक वहम है, या क्या हमें डॉक्टर पे भरोसा करना चाहिए, वो जो भी प्रेस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए, या वाकई एंटीबायोटिक्स बच्चों को धीरे धीरे कमज़ोर करते चले जाते हैं? इसके बारे में सर प्लीज़ थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ही लाइन बोलूँगा, अगर कोई भी पेशेंट किसी भी डॉक्टर को दिखाते हैं तो पहला बात है कि उन पे उसको विश्वास होना चाहिए, फेथ होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर किसी भी पेशेंट को देखते हैं, कोई भी डॉक्टर देखते हैं तो अपने स्तर पे अच्छा ही देखते हैं और वो पेशेंट की हमेशा भलाई के बारे में ही सोचते हैं। दूसरी चीज़ है, जैसा इन्होंने पूछा कि अभी एंटीबायोटिक्स के बारे में, तो एंटीबायोटिक्स जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये कहना कि एंटीबायोटिक्स से बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, ये मैं इसको मैं धारणा को गलत मानता हूँ। पहला बात तो ये कहना है, ये पहले हमें समझना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत कब आती है और कब एंटीबायोटिक्स देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए। तो किसी भी तरह के पेशेंट में, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो एंटीबायोटिक्स देने के बहुत ज़्यादा मानक है हमारे पास पैरामीटर्स है, ब्लड पैरामीटर्स हैं, उन चीज़ों को देखना चाहिए, जैसे CRP हो गया, उसका ब्लड काउंट हो गया, WBC काउंट हो गया, इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं, अगर उनका CRP हाई आ रहा है, WBC हाई आ रहा है, पेशेंट अपना बहुत ज़्यादा सिक है, तो आप उसमें डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे। लेकिन किस में कौन सा एंटीबायोटिक देना चाहिए, ये ट्रीटिंग डॉक्टर पे निर्भर करता है, पेशेंट के कंडीशन पे निर्भर करता है, और पेशेंट उस ट्रीटमेंट से क्या रेस्पॉन्ड कर रहा है ये देखना रहता है। और दूसरी बात रही कि पेशेंट को डॉक्टर का एडवाइस मानना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल मानना चाहिए। जिनसे भी दिखाएं, जो भी डॉक्टर एडवाइस करे उसको प्रॉपर मानिए, डॉक्टर के ट्रीटमेंट पे रहिए, उनके सलाह पे रहिए। अगर कुछ भी हो रहा हो, पेशेंट आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, तो अपनी पेशेंट की वस्तु स्थिति के बारे में डॉक्टर को जरूर अवगत कराते रहिए। तो शायद इस जवाब के बाद लोग डरेंगे नहीं और अपने डॉक्टर पे पूरी तरह भरोसा करेंगे और वो जो जैसा बताएंगे उसका पालन करेंगे। सर, अगला सवाल ये है कि कई बार डॉक्टर से मिलते जुलते बच्चों का इलाज कराते हैं, हमें भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है, तो लोग छोटी मोटी बीमारियां, जब लगता है कि अभी बच्चे को जस्ट बुखार आया है, तो ओवर द काउंटर मेडिसिन, केमिस्ट से प्रेस्क्रिप्शन से मेडिसिन लेके बच्चों को देते हैं। तो ये कितना सही है और ये कितना, इसमें क्या क्या डर भी हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, अगर आप किसी भी केमिस्ट से सिंपल बुखार की दवा या उल्टी की दवा, ये सारी चीज़ें अगर आप लेते हैं इमरजेंसी में, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत हद तक गलत है। लेकिन हाँ, आप
अगर ऐसा हो कि एक केमिस्ट थे, आप किसी डॉक्टर के पुराने प्रेस्क्रिप्शन को दिखा के, कितना बार ऐसा देखा है मैंने अपने डे टू डे प्रैक्टिस में कि लोग पुराने प्रेस्क्रिप्शन को दिखा के केमिस्ट से वही सारी दवाइयाँ जो लिखी हुई हैं उसको फिर से परचेस कर लेते हैं, और केमिस्ट भी उसको चीज़ को नहीं देखते हैं और वो लोग दे देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी दवा है, किस समय लिखा हुआ है, उस समय बीमारी का प्रारूप क्या है, उस हिसाब से दवा लिखी रहती है। आप अंदाज से वही दवा, एक ही दवा को हर बीमारी में चले, ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा भी मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि बच्चे को वॉमिटिंग और लूज मोशन हो रहा है, और वो जो एंटीबायोटिक खा रहा है उसका साइड इफेक्ट है लूज मोशन, तो उसके चलते उसको और दस्त बढ़ गई है। लास्ट में ये हुआ है कि बच्चों को पानी चढ़ाना पड़ा है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो नहीं करना है। अगर ऐसा लगता है कि पेशेंट आपका पहला, अगर एक दिन आप बुखार की दवा दे के देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि नहीं आपका बच्चा तकलीफ़ में है या बुखार बढ़ रहा है या ज़्यादा, तो तुरंत डॉक्टर सलाह लें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा एक ऐसा चीज़ है जिसमें बहुत बार उसके सिम्टम्स को रीड करना टफ होता है। बच्चा बता भी नहीं पाता, ये बिना बोलने वाला पेशेंट होता है। तो इसमें डॉक्टरी सलाह तुरंत लेना चाहिए, ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। सर, इसी से रिलेटेड सवाल है, क्या कोई इमरजेंसी मेडिसिन है जो हम घर में रख सकते हैं ताकि कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, तो उसमें बच्चे की जान बचाई जा सके, मतलब या कोई आपात स्थिति से निपटा जा सके? ऐसी कुछ मेडिसिन अगर आप बता सकते हैं। देखिए, अगर कुछ इमरजेंसी दवा ऐसे तो आप घर में रखना चाहे तो बुखार की दवा मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग देखते हैं कि 6 महीने से लेके जो 5 साल तक का समय होता है उसमें बच्चे जो होते हैं उनको बुखार जब भी आता है, बहुत तेज़ बुखार आ जाता है, 103 104 तक भी बुखार चला जाता है, तो हम लोग उसको कहते हैं फीवराइल सीजर हो जाता है। बच्चे आँख ऊपर कर देते हैं, चमक जाते हैं। तो अगर वो एक बिल्कुल एक इमरजेंसी खड़ा हो जाता है, तो अगर आप टाइमली बुखार की दवा बच्चे को पिला दें तो वो फीवर उस समय के लिए, टाइमिंग के लिए कंट्रोल हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि 3 बजे जब रात में, 4 बजे रात में बुखार आ जाए, आप ऐसी जगह पे हैं वहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक बुखार की दवा हमेशा सील पैक घर में रखना चाहिए। बहुत दाम नहीं होता इनका। और दूसरी चीज़ है, एक उल्टी का दवा भी घर में रखना चाहिए। कभी भी इमरजेंसी हुआ, वॉमिटिंग होने लगा, तो आपके पास डॉक्टर तुरंत उपलब्ध नहीं है तो आप उसको दे सकते हैं। बाकी चीज़ें जैसे अगर ऐसा लगे कि कोई पेशेंट आपको लग रहा है कि नहीं मेरा बच्चा ज़्यादा तकलीफ बढ़ रही है, तो तुरंत फिर ऐसे इमरजेंसी भी हो तो समय का ज़्यादा वेस्ट नहीं करिएगा, डॉक्टर को तुरंत दिखा लीजिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज सर ने जैसे समस्याओं का समाधान किया, काफ़ी कन्फ्यूजन्स, काफ़ी डर खत्म हुए होंगे और शायद अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रख पाएंगे। जय सर, हमसे ये सारी समस्याओं का समाधान, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप कभी धनबाद या इससे आसपास या कहीं भी आप अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर विजिट कीजिएगा प्रसाद क्लिनिक को। बहुत ही अच्छा क्लिनिक है, बहुत ही हेल्पफुल जगह है और काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशन में हर समय डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।